इनके पास CRRI का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ऑलरेडी ये बीआरओ में वर्किंग है। गेट इन्होंने कई बार दिया है, ईएससी कई बार दिया है, और भी स्टेट एई जेई के एग्जाम्स इन्होंने। सर मैं तो मतलब प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा 10th प्रतापगढ़ से हुआ है। तो वाले में मैं ऑलरेडी बीआरओ मिला हुआ है मुझे। अभी मैं कारगिल में पोस्टिंग है मेरी। और 2022 वाले में मेरा सीपीडब्ल्यूडी मिला है। सीपीडब्ल्यू CRRI होता क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, और कैसे आपने वहां एक साल ट्रेनिंग की। इक्विपमेंट में मैं काम कर रहा था। फॉलिंग बेड डिफ्लेक्टोमीटर, वो 2 से 2.5 करोड़ का है। तो वो कोई कॉलेज तो रखेगा ही नहीं सर। उसका जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है 9 से 10 लाख का है। और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बेहतरीन ऑफर है। सरस्वती क्लासेस की तरफ से आपको डेली 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको दुष्यंत सर की टीम गाइड करेगी, जिसमें आपको दुष्यंत सर की अगर बात करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अनअकैडमी में 8 साल का एक्सपीरियंस में, डीजी और नेक्स्ट आईएएस में है, यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड भी हैं, गेट और स्टेट पीएससी एग्जाम में क्लियर किया है, स्टील डिजाइनर हैं एमकॉम लिमिटेड की तरफ से, और बीटेक इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया है। तो लिंक इनके टेलीग्राम चैनल के और एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक डिजिटल किताब की पीवाई की प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 6 बुक्स की, जिसमें जीएनजी ऑल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसएससी जेई के 2004 से 22 तक, गेट एग्जाम्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 1995 से 2023 तक के, सिविल सर्विसेज एग्जाम 1994 से 2000 तक के, सभी यहाँ ऑफर में 1500 रुपये में मिलने वाले हैं। ऑफर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल किताब भी आपको अवेलेबल है एसएससी जेई की केवल 500 रुपये में, जिसमें वीडियो सोल्यूशन में मिलेगा। इसके अलावा यूथ की 28 स्टेट की जो बुक है वो मिल जाएगी आपको, पार्ले जी की सीरीज मिलने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें वन फॉर ऑल का ऑनलाइन फीस 10,000 है, ऑफलाइन 20,000 है। वहीं एसएससी जेई के स्टेट जेई के 5,000 है, राजस्थान के लिए ऑनलाइन 4,000 का है, वहीं ऑफलाइन ये 10,000 में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लीजिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीना गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें एसएससी जेई 2022 से सेलेक्टेड कैंडिडेट की एक इंटरव्यू सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आज हमारी 9th वीडियो रहने वाली है। इसके पहले हमने 2022 के सिलेक्टेड 8 इंटरव्यूज कर चुके हैं, और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है सौरभ सिंह यादव जी, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ाई से रिलेटेड कम बातें करेंगे, क्योंकि सौरभ जी के पास जो एक्सपीरियंस है वो लगता है किसी और कैंडिडेट के पास जल्दी नहीं मिलेगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास CRRI का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ऑलरेडी ये बीआरओ में वर्किंग है। गेट इन्होंने कई बार दिया है, ईएससी कई बार दिया है, और भी स्टेट एई जेई के एग्जाम्स इन्होंने दिए हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। पहले हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी थोड़ी सी इनिशियल स्टडीज, और कहाँ क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई की। सर मैं तो मतलब प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा 10th प्रतापगढ़ से हुआ है। 12th ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया है, जो वहां से हुआ है। फिर बीटेक हमने बेंगलोर से अपना कंप्लीट किया है 2016 में। फिर सर हम तैयारी में रहे हैं। ईएससी का मेनली मेरा टारगेट था, तो ईएससी नहीं हुआ तो मैं स्टेट पीसीएस पे एई के शिफ्ट हो गया। उसके बाद सर मैंने बीपीएससी एई, जेपीएससी एई, एमबीसीसी एई, डीएमआरसी असिस्टेंट मैनेजर के इंटरव्यू दिया, जिनमें फाइनल 2 से 10 मार्क्स के बीच में मेरा नहीं हुआ। अभी लास्ट लेटेस्ट जो है जेपीएससी एई का फाइनल मार्क्सशीट आई है, जिसमें मुझे 200 में 95 मार्क्स इंटरव्यू में मिले। अगर 105 मिल गए होते तो मैं सेलेक्ट हो जाता, इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो जाता। फिर सर एसएससी जेई 2018 में मेरा डीबी के बाद, तब फिर डीबी होता था, डीबी के बाद 1.1 नंबर से मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, कि उस साल बीआरओ भी नहीं मिला। फिर 19 वाला उसी दिन मेरा बीपीएससी का एई का इंटरव्यू था, तो मैं दे ही नहीं पाया था। 20 वाले में मैं ऑलरेडी बीआरओ मिला हुआ है मुझे। अभी मैं कारगिल में पोस्टिंग है मेरी। और 2022 वाले में मेरा सीपीडब्ल्यूडी मिला है। सीपीडब्ल्यूडी में रैंक है 191, ओवरऑल है 657 रैंक। तो यही है डिस्क्रिप्शन है। इसके दौरान सर एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैं एमटेक भी हूँ, जिसमें 1 साल का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या रिसर्च का काम होता है, मैं वो सीआरआरआई से कंप्लीट किया हूँ। 1 साल वहां भी वर्किंग रहा हूँ ऑलमोस्ट। यही रहा है ब्रीफ सर। सबसे पहले हम CRRI के बारे में जानना चाहेंगे।
बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं या बीटेक अभी कर रहे हैं, जिनको ये वर्ड ही नहीं पता है कि CRRI होता क्या है। थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे और कैसे आपने वहाँ एक साल ट्रेनिंग की। सर सीआरआरआई जो है रोड रिसर्च में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है हमारा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड भी अगर उनको रिसर्च रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, रिसर्च का असिस्टेंट चाहिए होता है, तो वो सीआरआरआई देती है, जहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करके आपको सब देंगे। इसके लिए सर सीआरआरआई की वेबसाइट पे जाइए आप। जो अभी फोर्थ ईयर के बच्चे, थर्ड या सेवन सेमेस्टर के बच्चे हैं बीटेक के, उनके लिए भी 2 महीने का वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम है। आप वहाँ पे लॉग इन करिए, अपना फॉर्म फिल करिए। वो परसेंटेज बेसिस पे होता है अगर बीटेक लेवल पे जाओगे। और अगर एमटेक में हो तो रिकमेंडेशंस भी होती हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने रिकमेंड कर दिया था मुझे वहां के लिए, तो मुझे आसानी से हो गया। अदरवाइज आप फॉर्म फिल करिए, अगर आपके परसेंटेज और जो बैकग्राउंड रहा है बीटेक का वो अच्छा रहा है, गेट अच्छे नंबर से हैं, तो वहां पे हो जाता है। तो वहां पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट के अंडर में आप काम करोगे। तो जैसे मैं अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक है, पहले हमारे ने यहाँ बेंकल बीम मेथड चलता था, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है फॉलिंग वेट रिफ्लेक्टोमीटर। मैंने उस पे काम किया है। एक नेटवर्क सर्वे व्हीकल होता है, एनएसबी बोलते हैं शॉर्ट में, मैंने उस पे काम किया है। तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर में लाके। अदरवाइज पहले मैनुअली होता था। जैसे हमको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस मेजर करनी है, तो हम ले जाके फील्ड में टेप लगा के मेजर करते थे। फिर वो रैंडम हो जाता था, उतना क्लियर डेटा नहीं आता था। अभी सब आपको कंप्यूटर के थ्रू और सॉफ्टवेयर यूज करके बहुत एग्जैक्ट डेटा मिल जाता था। तो उससे हमारे रोड के कंडीशन के बारे में जो भी इंडेक्स बनाना चाहते हैं हम, वो आसानी से बन जाता है। तो सीआरआरआई में मेन रिसर्च वर्क है वहां पे, और मेन पोस्ट वहां पे साइंटिस्ट मिनिमम। तो उसके लिए पीएचडी होनी चाहिए आपके पास। साइंटिस्ट अगर वहां एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं फ्यूचर में, या साइंटिस्ट के असिस्टेंट भी होते हैं, टेक्नीशियन भी होते हैं, ये सब भी पोस्ट हैं जो बहुत रेयर ही मतलब वैकेंसी आती है इनकी। अभी जैसे लास्ट ईयर 11 साइंटिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, तो अभी वो प्रोसेस में है सीआरआरआई में। तो हमें तो कॉलेज से रिकमेंडेशन हो गया था, एनआईटी कुरुक्षेत्र से। एमटेक के दौरान मेरे सर ने कर दिया था, तो मैं यहाँ आ गया था, 1 साल पूरा काम किया। तो जो अभी वहां पे मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया, वही बीआरओ में भी उसी पे मशीनों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी बीआरओ में भी ऑफिस वर्क और ये सर्वे का काम थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। तो यही रहा है जो सर। आपने एमटेक किया, किस सब्जेक्ट से आपने एमटेक किया? सर एमटेक है मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में है सर। तो उसी के थ्रू आप CRRI में गए? हाँ, फर्स्ट ईयर जब मेरा कंप्लीट हुआ एनआईटी कुरुक्षेत्र में, तो 1 साल का आप कहीं भी बाहर भी प्रोजेक्ट कर सकते हो और कॉलेज में भी कर सकते हो। तो मैं बोला अगर एक्सपोजर मिल रहा है, सीआरआरआई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, लोगों को वहाँ मिलता नहीं है, तो मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ चला गया और साइंटिस्ट लोगों सर के अंडर में काम किया। डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर राकेश आकाश गुप्ता, तो ये हमारे को गाइड एंड गाइड रहे हैं। तो इन सर के अंडर में काम किया, बहुत सीखने को मिला। रिसर्च कैसे होती है, डेटा कैसे कलेक्शन होता है, सैम्पलिंग कैसे होती है, और इक्विपमेंट कैसे यूज करते हैं, उनका कैलिब्रेशन कैसे होता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कैसे होता है। एक चीज को मेजर करने के लिए वहां से 5 से 6 इक्विपमेंट होते हैं, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जिस इक्विपमेंट में मैं काम कर रहा था, फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर, वो 2 से 2.5 करोड़ का है। तो वो कोई कॉलेज तो रखेगा ही नहीं सर। उसका जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है 9 से 10 लाख का है, 1 साल का उसका पास। तो ये सब चीजें वहां सीखने को मिली। प्लस वहां का जो इन्वायरमेंट है रिसर्च का, बहुत ही डेडिकेशन चाहिए होता है, वो सारी चीजें सीखने को मिली। उसी साथ मेरा एसएससी की भी प्रिपरेशन चलती रही है। मैं एसएससी वहीं से एमटेक करते करते निकाला हूँ 2020 का, जिसमें बीआरओ मुझे मिला हुआ है, वो वहीं से लिखा हूँ मेंस, और फाइनल वहीं से हुआ है। तो यही रहा है सर। बीआरओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी इंक्वायरी मेरे पास आती है कि सर मैं बीआरओ लूं या छोड़ दूं, क्या करूं। तो बीआरओ में ऐसा क्या होता है जिससे कि एक हवा बना हुआ है कि बीआरओ नहीं लेना चाहिए या बीआरओ लड़के छोड़ देते हैं, क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? ऑन फील्ड एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे। सर पहला चीज तो मैं बोलूंगा, बाहर बैठने से अच्छा है बीआरओ, बहुत अच्छा है। यहाँ घर में बैठने से बहुत अच्छा बीआरओ है। कल मेरा भी एक जूनियर फोन किया कि भैया मुझे ज्वाइन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो 24 साल का है, कह रहा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है मेरा। मैं बोला ज्वाइन कर लो सर। बीआरओ में मेन प्रॉब्लम है लोकेशन की। हम्म। लोकेशन थोड़ी टफ है। जैसे मैं अभी कारगिल में पोस्टिंग है,
तो अभी वहां इस मंथ में टेम्परेचर -7 -8 है। तो रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहाड़ों में सर लाइफ थोड़ा स्लो है। जैसे आप हरदम मॉल में, मेट्रो सिटी में रहोगे तो मॉल चले जाओगे, मूवी देख लोगे, वो सब चीजें वहां नहीं मिलेंगी। बर्गर पिज्जा खाना है तो आराम से चले जाओ केएफसी में, मैकडी चले जाओ, वहां ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको। जो आपका मेड बना के देगा वहां पे, वो नॉर्मल चीजें मिलेगी। मार्केटें बहुत छोटी छोटी हैं। जैसे मैं फरवरी लास्ट में जब गया वहां पे, तो जब भी कोई भी आप नमकीन का पैकेट, लेज, कुरकुरे भी खरीदोगे, वो 4 महीने एक्सपायरी का मिलेगा। तो ये सब चीजें ये सब चीजें लेकिन वहां ठंडा है, प्रॉब्लम वहां आती है। खराब नहीं होता होगा। हाँ ठंडा है, लेकिन सर एक्सपायरी तो एक्सपायरी होती है ना। तो वो तो टेम्परेचर यदि के हिसाब से बनाया जाता होगा ना, कि जैसे नॉर्मल जगहों पे इलाहाबाद में इतनी हाँ गर्मी पड़ती है, यहाँ पे तो इस डेट से पहले भी चीजें खराब हो जाती हैं। वहां ठंड है तो हो सकता है मे बी एक्सपायरिंग जी एक्सपायर जी। ना होता हो। हाँ, और सर अगर जैसे हम लोग तो बीआरओ में है, तो हेल्थ रिलेटेड इशू होने पे तो अपनी मिलिट्री हॉस्पिटल प्लस जो जिला सरकारी अस्पताल है कारगिल का, वहां आप एडमिट हो जाओ या कहीं भी हो जाओ। बट जो नॉर्मल लोग हैं, नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है। आपको अगर बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आपको मतलब दिल्ली ही रिफर किया जाएगा। और जैसे कारगिल से ले 200 किलोमीटर है, लेकिन आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो सुविधाएं इसलिए लोग भागना चाहते हैं। अदरवाइज सर मतलब बीआरओ से अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कोई नहीं लगेगा। इवन सीपीडब्ल्यूडी भी उतना पैसे और वो सब में नहीं होगा। अलाउंसेस बहुत है मैं सर वहां 5,000 रुपए महीने नहीं खर्चा कर पाता हूँ। कहाँ खर्चा करें, जगह ही सैलरी नहीं है। आने के बाद 5,000 रुपए मेरे कहाँ जगह ही खर्चा नहीं है, करें, वही खा सर इसीलिए लोग। मार्केट ही नहीं उतना बड़ा। ज्वाइनिंग भी जो और मिलती है सर वो आपको रिमोट एरिया में मिलती है। मेन मार्केट में एरिया में आपको मिलती है ज्वाइनिंग सर। मिलेगी और नहीं। जी, और सर थोड़ा नेटवर्क इशू भी है। मतलब जैसे मैं ऑफिस में हूँ अभी, तो मुझे तो कोई इशू नहीं होता है। बट किसी किसी साइट पे हमारे यहाँ, मतलब जो बंदा उसकी ड्यूटी लगती है, 7 दिन मेरा नेटवर्क क्या रहता है, उसका फोन डेड पड़ा रहता है ऐसे। वो अगर वहां बात करना है, वाकी टाकी से अपना बात होती है, जो भी अंदर के अपने रिसोर्सेस हैं। तो इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि उनको व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं मिल रही है, फेसबुक नहीं मिल रहा है, घर के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इवन मैं 2 महीने में खुद फ्रस्ट्रेट होने लगा, तो मैं छुट्टी आ गया था 15 दिन की। तो छुट्टियां ये तो आसानी थोड़ी से मिल सी जाती है उसमें। सर छुट्टी जैसे मैं अभी तक लास्ट के 4 महीने में 45 दिन की छुट्टी, 55 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ। तो छुट्टी तो मिल जाती है सर। अगर आपकी छुट्टी है तो मिल जाएगी। अदरवाइज अनपेड हो जाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं जो एसएससी का मेंस लिखने आते हैं, 120 दिन गायब रहते हैं। वो अनपेड हो गए, उनकी सैलरी नहीं आएगी, ठीक है। बट दूसरे डिपार्टमेंट में सुविधा नहीं मिलेगी। सर मतलब एक लोकेशन को हटा दो, आपको बहुत सारे फायदे हैं। हमारे पास लिकर कार्ड, कैंटीन कार्ड, हेल्थ रिलेटेड इशू सब तो सॉल्व हो जाता है। प्लस खाने का वहां आपको एक लड़का मिलेगा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ देख देख करेगा आपका। मतलब आपका कपड़ा धुलेगा, आपको खाना ला के लंच डिनर ब्रेकफास्ट देगा। कुछ भी आपको बनवाना है उसको बोल दो, बना के लेके आएगा। और जैसे सर मैं 55 दिन छुट्टी लिया हूँ, तो मुझे 160 रुपए के हिसाब से राशन मनी भी मिलती है, छुट्टी में भी पैसे मिलते हैं खाने के। ये कौन सा डिपार्टमेंट देगा? तो ये सब अच्छाइयां भी बहुत सारी है। ऐसा नहीं है, बस लोकेशन थोड़ी टफ है। जैसे इधर लेह लद्दाख और कश्मीर तो बहुत ठीक है, बट अरुणाचल थोड़ा गड़बड़ है, अभी इम्प्रूव हो रहा है। वहां वहां भी अभी बी सेट के वाईफाई हर जगह इंस्टॉल हो रहे हैं। अगर नेटवर्क नहीं है तो आप कॉलिंग कर सकते हो। अदरवाइज सैटेलाइट फोन्स है हमारे, वो यूज कर लो अगर आपको घर बात ही करना है। तो वो सब सुविधाएं हैं, इम्प्रूव हो रहा है सर। लेकिन ओवर द टाइम होगा ना, एक दिन में पूरा इम्प्रूव तो हो नहीं सकता है पूरा सिस्टम, समय लगता है। तो लड़के ये यही भूल है सर जाते बीआरओ। बिहारों में, जब वो तैयारी करने जाते हैं सबसे जगह जब फॉर्म भरते हैं तो वो बोल जाते हैं वो इंजीनियर है। उनको वहीं हम्म, पे चीजें बनानी है जहाँ कुछ नहीं बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसीलिए हम लोग की रिस्पेक्ट वहाँ लोकल में बहुत है। सर हमारे डिपार्टमेंट में 40% तो लोकल काम करते हैं, तो उनसे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप सुबह जब वर्दी पहन के निकलोगे, तो आपको 20 से 30 लोग तो जय हिंद बोलेंगे। वो सब चीजें कहीं नहीं मिलेगी। एज अ जूनियर इंजीनियर अगर आपको कोई साइट, जिसको हमारे यहाँ डेट बोलते हैं, अलॉट हो गई, आप वहां के राजा बोले जाते हो। आप क्यों एकदम बढ़िया से डील करो, इतना सारा स्टाफ है, सबको मैनेजमेंट, सारी चीजें हैं। तो ऐसे मुझे तो उतना प्रॉब्लम नहीं लगा अभी तक। बट जितना हवा बना रखे हैं लोग कि ये है थोड़ा, शुरू में वैसी लाइफ स्टाइल हमारी इंजीनियर्स की रहती नहीं है ना। हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, सारी जो
और अदर एक्टिविटी होती है वो करते रहते हैं, वो वहां पे नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए अजीब सा लगता है। ओवर द ईयर ओवर द ईयर सब चीजें सही हो जाती हैं, वहां लेकिन भी प्रमोशंस एक भी। एक बार अगर अपने किसी दोस्त से बात कर लीजिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, तो उसके बाद बीआरओ जी बहुत जी अच्छा लगता है। सर, मेरे सारे दोस्त इस साल भी लगभग 10 से 12 लोग का हो गया है, 4-5 लोग का नहीं हुआ है। वो बोलते हैं भाई बीआरओ ही मिल जाता है मुझे। सर मतलब एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हो, 60 से 65 हजार रुपए सिविल में कहीं भी जॉब में पैसे नहीं मिलने वाले हैं, प्लस सुविधाएं, प्लस रिस्पेक्ट, प्लस एक सोशल सिक्योरिटी, प्लस जॉब सिक्योरिटी कहीं नहीं मिलने वाली है। जो तो यूपी पता बिहार नहीं में क्यों चाहिए भौकाल। भौकाल। तो अभी जैसे सर, मैं कुछ दिन पहले मैं ट्रेवलिंग कर रहा था प्रतापगढ़ से बनारस, मैं एक भी टोल टैक्स नहीं दिया हूँ, सिर्फ आईडी कार्ड अपना कार में शीशे में चिपका देता था, वो देख के पास करवा दिया मुझे। तो ये सब सुविधाएं कहाँ मिलेंगी? तो तो सैलरी लगभग इन हैंड कितनी आती है? सर अभी तो मेरी 57 आ रही है। बताओ ना। तो, हाँ, एनपीएस कुछ ज्यादा ही कट रहा है ना, तो सर ठीक ठाक 57 आ रही है अभी। तो अब आपने कैसे मन बनाया कि बीआरओ छोड़कर मुझे सीपीडब्ल्यूडी में जाना है? सर इम्प्रूव तो करना ही था, मन में कीड़ा तो था ही कि अब अच्छी जगह तो एटलीस्ट चले ही जाओ। तो सर मैं प्री दे के ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया था। मेरा प्री हुआ था नवंबर में। हाँ। 15 नवंबर को मेरा प्री हुआ था। 28 नवंबर को मैंने ट्रेनिंग जाके ज्वाइन कर ली बीआरओ में। फिर 2 महीना वहां ट्रेनिंग कंप्लीट किया। तो मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते 23 जनवरी हो गया था। तब तक एसएससी का रिजल्ट भी आ गया, तो मैंने छुट्टी पूरी अपने ली और आके मेंस लिखा। 24-25 दिन मुझे मिले थे उस समय मेंस लिखने के लिए। मेंस लिखा, फिर लिख के एग्जाम लिख के फिर चला गया, फिर ज्वाइन कर लिया। फिर मैं फिर अभी 2 महीने करके आया था छुट्टी घर पे, तो पता चला रिजल्ट आ गया, हो गया, अच्छी रैंक लग गई। ये एक्सपेक्टेशन था कि डिपार्टमेंट मेरा इंप्रूव हो जाएगा, बट सीपीडब्ल्यूडी में इतनी अच्छी रैंक लगेगी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि हम लोग के भी दिमाग में आ रहा था उस समय, जो डेली प्री के बाद 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे डेली पढ़ पाते थे ट्रेनिंग में, मैक्स हो जाता था। प्लस अभी तो वहां जाने के बाद 5-6 घंटे मिल जाते थे। जब हमने वहां पे कारगिल में ज्वाइन किया, तो 5-6 घंटे आसानी से मिल जाते हैं आपको, इतना पढ़ाई का मौका मिलता है। तो मैं तो अगली एसएससी का भी तैयारी स्टार्ट कर दिया था। इसमें नहीं होगा इम्प्रूव तो अगले में करना है अपने को। अभी तो अब लग रहा है कि अब जेई नहीं देना है मुझे, अब किसी भी स्टेट कहीं का भी जेई नहीं देना है। जेई से मैं फ्री हो जो गया हूँ। चाहिए वो तो मिल गया आपको, एसएससी जेई में हाँ, सीपीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी कोर चाहिए। डिपार्टमेंट है वो मिल गया। अब आपको एई या इवन एएससी देखना है। इवन सर, मैं अपने घर पे डिस्कस किया कि मेरा मन था एनटीआरओ लेके दिल्ली में बैठे रहने का। हम्म। तो मेरे घर वाले अलाउ नहीं किए, एनटीआरओ फर्स्ट चॉइस नहीं डालनी है। नहीं तो मुझे एनटीआरओ मिल जाता तो मैं दिल्ली में रहता आराम से। तो क्या बोले नहीं, एनटीआरओ सीपीडब्ल्यूडी ऐसा डालो। डिपार्टमेंट है, जो नए वाले बच्चे हैं एनटीआरओ के बारे में सुनते हैं, एनटीआरओ कैसा डिपार्टमेंट है, उसमें क्या काम होते हैं? सर एनटीआरओ में सर जैसे इसरो, डीआरडीओ और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं, इनको अगर कोई भी असिस्टेंट चाहिए होता है तो एनटीआरओ ही हमारा प्रोवाइड करता है। तो एनटीआरओ मेरी एक दोस्त है, वर्किंग है वो वहां पे अभी। तो बहुत लो प्रोफाइल रहना पड़ता है, आप दिखावा नहीं कर सकते हो। सारा गवर्न आपका दिल्ली से होगा, जेएनयू के पास में ही उसका हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस वहां पे, वो भी बेस में है, बेसमेंट में उसका ऑफिस है उधर। तो आपको बहुत लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा, क्लासिफाइड हर चीजें हैं वहां पे, कुछ शो नहीं कर सकते हो आप कभी सर। फेसबुक पे बैठ के रिसर्च सर्च करना, कोई एनटीआरओ का बंदा एनटीआरओ नहीं डालेगा। जो उनकी मीटिंग्स भी होती हैं उनके भी पिक्चर्स नहीं आते बाहर, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी और आईबी और हाई रा के सिक्योरिटी सारे वाले रूल से, फॉलो होते हाई हैं। सिक्योरिटी है। हाँ सर, आईबी और रॉ के जितने भी रूल्स हैं वो अप्लीकेबल है आप पे। तो बहुत अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। रा का तो पार्ट ही है वो, आरा का पार्ट। एनटीआरओ रा का पार्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है। तो सर इसलिए लोग ना मतलब, और लास्ट के मैं 2017 से फॉलो कर रहा हूँ, उसमें लगभग अभी तक 25 वैकेंसी आई, तो प्रमोशन रेट ये सब तो अच्छा है। लेकिन बहुत अंडरग्राउंड रहना है, फील्ड की उतनी जॉब है नहीं, क्योंकि हर सोशली काम को उतना नहीं रह जल्दी। सकते आप। हाँ, उतना नहीं रह पाओगे, एक समय के बाद आदमी फ्रस्ट्रेट और बोर हो जाता है ना, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद उसको दिखाना भी होता है। तो इसलिए मेरा तो मन था कि दिल्ली में रह लूंगा आराम से, यहाँ से वो हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट चॉइस वही डालने वाला, फिर घर वालों ने नहीं माना तो फर्स्ट चॉइस सीपीडब्ल्यूडी, सेकंड चॉइस एमईएस, थर्ड चॉइस एनटीआरओ डाला था। पहले सीपीडब्ल्यूडी मिल गया, इसमें भोकाल भी है,
पैसा भी है सब है। हाँ, इसीलिए सर घर वाले तो भौकाल ही चाहिए ना उनको। बिहारों में क्या है, पैसा तो है लेकिन ये है रिमोट साइट मिल जाती है इसलिए लड़के भागने लगते हैं। मिल जाती। सर भाई कोई नहीं नौकरी जानता किसके मेरा लिए कर जितना रहे हो, भौकाल। फैमिली के लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हो? जब तुम्हें जंगल में जी पहाड़ जी पहाड़ सर। पहाड़ कूदना है, इस पहाड़ से उस जी सर। पहाड़ जाना, इस पहाड़ रूम मिला है तो उस पहाड़ रोड बन रही है, यही सब चलता रहता है वहां पे। सर वहाँ पहाड़ों में और प्लस जैसे वहां पे आपके अंदर में कितने भी लोग अंडर में काम कर लें, आपका कितना भी भौकाल है, तो वो कहावत है ना सर, जंगल में मोर नाचता है कौन देखता है। किसी ने देखा? हाँ, किसने देखा, वही वाली बात है सर। वहां पे आप कितना भी अच्छा कर लो, खाने का आपको एक हेल्पर मिल जाएगा, रहने का कपड़े का कोई इशू नहीं है, सुबह आने जाने में पानी भी गिलास उठा के नहीं, बस ला के आप बोलोगे पानी तो वो ला के रख देगा टेबल पे, उठा के पीना है, इतना ही सुविधा है। सारा सब कुछ जो कहोगे वो हो जाएगा। बट ये सब चीजें आप किसको दिखा पाओगे, बता पाओगे? आप जानते हो ये सब चीजें। जैसे हम लोग कैंटीन से बहुत सुविधाएं मिलती हैं, जो आपको भी मालूम, लाइक लाइक जो यहाँ लिखकर इतनी महंगी मिलती है वहां लिखकर इतनी सस्ती है। सब ब्लैक में बिहारों में, मतलब लोग परेशान रहते हैं कि वहां से ला के दे दो। मैं आ रहा था, मेरे सारे दोस्तों का फोन आया था, ये बोतल लेके आना, एक बोतल लेके आना। ये सब दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगी। अरे जैसे मेरे एमईएस एक में दो कुछ दोस्त ने मिलता है? चश्मे सर, लिकर कार्ड नहीं मिलता है वहां पे। इधर कार्ड नहीं है? नहीं, सिर्फ कैंटीन कार्ड, ग्रोसरी है बस। एमईएस में भी और मैंने तो सुना था वहाँ यही सर, वो भी डिपार्टमेंट ठीक ही ठाक है। मेरे तो सर 3 से 4 जूनियर वर्किंग है अभी 18 से। तो उनसे बात होती रहती है, तो बोलते हैं जितना सैलरी तुम बचा लेते हो उसका 50% भी मैं नहीं बचा पाता हूँ, क्योंकि उनके हाउस ले रखे हैं उन्होंने, तो उसका पैसा कट जाता है। हमारा हाउस के अलाउंसेस कुछ नहीं कटते हैं, और भी सारी सुविधाएं हैं हमारे। अदर खर्चे नहीं है, हमको सरकारी राशन मिलता है खाने का। उनको अपना खाना का सेटअप बनाना है, पूरा मेड रखना है, कुक रखना है, जो भी जैसे भी मैनेज करना है। तो उनके सैलरी वाइज देखोगे सर, वो अगर 20-25,000 बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। बीआरओ में आप जा रहे हो तो 50,000 50,000 तो ऐसे ही सेफ है आपके। खर्चे ही नहीं है। जब आप इधर आओगे फिर खर्चे करो अच्छे से। चलिए तो थोड़ा सा इसलिए पढ़ाई की बीआरओ इतना बुरा बातें कर नहीं है। लेते हैं। थोड़ा पढ़ाई भी लड़के जी सर। जानने की तैयारी आपने कहाँ से की? तो बीटेक के बाद से ईएससी की प्रिपरेशन आपने किस कोचिंग से स्टार्ट की? सर मैंने मेड इजी ज्वाइन किया था उस समय 2016 में। फिर मेड इजी किया था, फिर 1 साल अपना, फिर उसके बाद सेल्फ ही किया। कोचिंग एक बार लेके फिर सारा सेल्फ ही किया। ईएस दिया 2 बार तो नहीं हुआ उधर, तो फिर आ गया स्टेट पीएससी पे। स्टेट पीएससी में जैसे मैंने आपको बताया, ये बीपीएससी का, जीपीएससी, एनबीसीसी, डीएमआरसी, सारे के इंटरव्यू मैंने दिया। तो कहीं पे मेंस में कम नंबर आते थे, इंटरव्यू में ज्यादा मिल गए, बट कॉम्बिनेशन ओवरऑल होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो ऐसे ही 2 से 10 नंबर के बीच में मेरे ये यही नहीं हुए। फिर 2018 वाला एसएससी दिया, तो उसमें मैं सोच रहा था मुझे वर्स्ट के सिनेरियो मुझे एमईएस मिल जाएगा 2018 वाले में, बट बीआरओ भी नहीं मिला उस साल। डीवी कराया, उसके बाद 1.1 मार्क्स से फाइनल नहीं हुआ। फिर 19 दिया नहीं, 20 में फिर हो ही गया मेरा, बीआरओ मिला। फिर अभी इस साल हो 22 में भी सीपीडब्ल्यूडी मिल गया है। तो यही रहा है ओवरऑल जर्नी। तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं सर, मैनेज करना होता है उन सब चीजों को। जैसे मेरा टारगेट था, अब आया हूँ, इतना मेहनत किया हूँ तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, कैरियर इधर ही बनाना है। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त जो नॉन टेक में शिफ्ट हो गए, सीजीएल देने लगे, सीएचएसएल देने लगे, यूपीएसआई आ रहा है वो देने लगे, ना उनका उधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, वो अब ग्रुप बीच डी में भूल फंसे गए? हुए हैं। ग्रुप डी भूल गए आप? ग्रुप डी, हाँ सर, ग्रुप डी और ये एनटीपीसी, जो रेलवे स्टेशन मास्टर और इन सब के एग्जाम्स थे, तो वो दोनों साइड अभी फंसे हुए हैं कि आप जो इधर के भी जो नहीं हो भटक रहे। जाता, एक बार जो भटक गया फिर वो भटकता ही रहता है। थोड़ा सा इंतजार सही और डायरेक्शन में करने पर सफलता मिल जाती है। इवन सर मेरे कुछ दोस्त हैं जो कॉलेज कॉलेज के मेरे बैचमेट भी हैं, तो वो 1 साल में ही चेंज कर लिए, फिर 2-3 साल मेहनत किए तो उनका सिविल सर्विसेज साइड में हो गया है। सिविल सर्विसेज में हो गया, बीपीएससी जो नॉन टेक का होता है उसमें हो गया है, यूपी पीसीएस में मेंस लिख रहे हैं लोग। लेकिन उन्होंने 1 साल से ज्यादा फिर इधर इंजीनियरिंग में नहीं दिया, उधर ही जाके शिफ्ट होके एकदम फोकस्ड है। तो आपको फोकस्ड होना होगा एग्जाम क्लियर करना है तो। जैसे मैंने अभी सर लगभग 25-26 दिन में मेंस लिखा था, तो अगर फोकस्ड और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते तो 25-26 दिन में लिख के मेरे 130 नंबर थे प्री में, 131 थे, फिर नॉर्मलाइज हुए तो 2.5 नंबर घट के 128.5 हुए हैं इस साल के प्रीलिम्स में।
उसके बाद मिनिमम अगर हमको अपनी कैटेगरी से भी सीपीडब्ल्यू चाहिए होता, 217 नंबर चाहिए है मेंस में। तो इससे प्लस ये आए, मैं जनरल से ही सिलेक्ट हुआ हूँ। तो सर वो जब बिना फोकस्ड और अच्छे से प्रिपरेशन, शॉर्ट नोट्स नोट्स बनाने के बिना नहीं पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो एक साल 10 एग्जाम क्लियर कर लें, नॉन टेक के भी टेक के भी, तो पॉसिबल अभी तो नहीं है, क्योंकि कंपटीशन नेक टू नेक हो गया है, एकदम बहुत टाइट कंपटीशन है। आप और पुराने बच्चे जो हैं उनको मालूम है कैसे मैनेज करना है, नए वाले तो एक अटेम्प्ट ऐसे ही निकाल देते हैं आजकल। तो इससे अब रीजन है कि सर होता है ना सिलेक्शन, जो लोग भटक जाते हैं आके, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, 10 एग्जाम वो कुछ लोग कर पाते हैं। अदरवाइज आपको एक एग्जाम पे लगे रहना है, लॉन्ग टर्म उसी पे इन्वेस्ट करना है, तभी आएगा रिजल्ट अच्छा। लोग जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं उनका एक ड्रीम होता है सिलेक्शन पाना, जी लेकिन जो सेलेक्ट हो चुके होते हैं उनका आगे ड्रीम क्या होता है? सर, जैसे अब मेरा है डिपार्टमेंट में, मैं बीआरओ में हूँ, तो लगता है कि अधिक से अधिक कम से कम समय में आप इसी फील्ड में, अपने ही फील्ड में टॉप पे पहुंच जाओ। जैसे जो अभी मेरे ए डबल ई साहब हैं, वो हमारे ही बैचमेट हैं, 2016 के ही हैं, बट वो ए डबल ई ईएससी क्लियर करके गए हैं। तो उनका जो स्टेटस है, काम करने का तरीका है, बड़ा ऑफिस मिला है, सारी सुविधाएं उनको मेरे से बेटर मिलती है, तो लगता है कि सेम एज ग्रुप में आके हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग का यही है कि अधिक से अधिक ऊपर पोस्ट में ही जाके डिपार्टमेंट के लिए अच्छा किया जाए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक्स वाई जेड जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलता है उसी में अच्छा करो। और अधिक से अधिक सर, एक फाइनेंशियल चीजें भी होती है ना कि आप 35 तक ये अचीव कर लो, फिर चिल काटो, ये सब चीजें भी दिमाग में आती हैं, अभी तो यही आता है सर। अदरवाइज अब जॉब तो एक साल लगभग नवंबर से कर रहा हूँ, तो उतना फाइनेंशियल एसेट्स वो नहीं लगता है, वो तो हो ही जाएगा एक समय के बाद। जो हमारे पुराने जेई हैं 2009-2008 के बीआरओ में, उनकी 1-10 के करीब में सैलरी सैलरी है ओनली। उनको तो अंदर की बातें भी कुछ पता चल गई होंगी, सैलरी सैलरी के अलावा वो चीजें यहाँ हाँ, डिस्कस नहीं की जा सकती। नहीं कर सकती हैं, वही सर सब चीजें हैं सर। तो एक समय के बाद सर ना आपके पास पैसे मैटर नहीं करेगा, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट, डिपार्टमेंट में रिस्पेक्ट, आपको टेक्निकली, जैसे मुझे सर वहां पे एज मिलता है, मैं एमटेक हूँ, और बहुत सारे लोग सर डिप्लोमा वाले जो जेई सर लोग हैं हमारे सीनियर्स हैं, तो वो उनको अभी एलडी, एक एलडी डेवलपमेंट लेंथ होती है हमारे यहाँ निकालने, उसका फार्मूला वो भूल गए हैं। मैं वो 10 सेकंड में निकाल के उनको दे देता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि बंदे को आता है, नॉलेज आता है। तो ये सब चीज वहां पे लोग ध्यान देते हैं कि अच्छा आपको आता है। ब्रिज हो गया, जैसे मैं एमटेक में मेरा ब्रिज सब्जेक्ट था, ब्रिज नॉर्मल बच्चा पढ़ता ही नहीं है, छोड़ के जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ब्रिज डिप्लोमा में सिलेबस में वो। नहीं, ब्रिज क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होती है, स्ट्रक्ट क्या होता है, ये सब पढ़ लिए बहुत है। बेसिक बेसिक है। हम एकदम इससे बेसिक ही है। एक दो क्वेश्चन, इससे एक दो क्वेश्चन आ जाता है, अब उसको शियर फोर्स कैसे निकालना है, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है, या डिजाइनिंग कैसे करनी है, इम्पैक्ट लोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसमें, उनको कुछ नहीं पता है। तो अगर आपको ये सब, जैसे मैं एमटेक हूँ इन सब में, तो मुझे एज लगता है जब किसी वहां पे सीनियर के साथ आप डिस्कस करोगे, आप बताओगे सर ये चीज ऐसे होता है, तो उनको, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यार कुछ पढ़ के आया हूँ, फ्री में नहीं आ गया हूँ, मेहनत करके आया हूँ, तो उसका भी एडवांटेज मिलता है वहां पे। डिप्लोमा ऐसा के नहीं बाद है। बीटेक, बीटेक के बाद वो भी ट्रांसपोर्ट में आपने एमटेक किया है, तो एडवांटेज तो बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ, स्पेशलाइजेशन आपकी उसी में है। हम्म। और अगर कहीं आप फंसते हो, जैसे अभी एक रिपोर्ट मेरे यहाँ आई, उसको कोई पढ़ने को, किसी को पढ़ने के लिए मतलब किसी को आता ही नहीं था, तो मैंने उसको पूरा वो उस पर रिपोर्ट तैयार करके रिप्लाई भेजा, क्योंकि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराया था। अदरवाइज वो ऐसे ही पास होके चली जाती। तो सर लोग को भी ऊपर, जो ऊपर है, उनको पता चला ये बंदा, इसको आता है ये सब चीज, तो उनको अच्छा लगा कि अच्छा ये तुम सेक्टर, अब तुम्हारे भरोसे ही है ये, देखो देखो ये। तो जब आप अच्छा काम करोगे तो फिर छुट्टियां उट्टियां इधर उधर भी आसानी से चीजें हो जाती हैं, और भी एडवांटेज रहते हैं। तो नॉलेज का तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं है सर। चलिए, और अब तो उन्हें बुरा भी लगेगा क्योंकि आप डिपार्टमेंट छोड़कर सीपीडब्ल्यूडी शिफ्ट करेंगे तो। अभी तो सर सबके फोन आ रहे हैं कि बधाई, प्लस सर आप तो जाने वाले हो, सबके फोन आ ही रहे हैं। उनको भी पता ही था, क्योंकि हम लोग के बीआरओ में जो नए बच्चे जाते हैं उनको पुराने वाले सर लोग मोटिवेट भी करते हैं कि एक पोस्टिंग मतलब 2.5 साल का टेन्योर होता है फर्स्ट पोस्टिंग, अगर इसमें आप निकल गए तो निकल गए, अदरवाइज यहीं पे रहोगे। तो मेरे सामने भी 3-4 लोग रिजाइन करके गए थे, डीएफसी सीआईएल में उनका हो गया था, तो हम लोग को बुरा लगता था, यार ये लोग चले जा रहे हैं, अब अच्छे से मजे करेंगे वहां जाके।
जैसे मैं सर अभी लौट के आया, जब चंडीगढ़ लैंड हुआ, उसके बाद यहाँ की दुनिया देख के मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, यार ये दुनिया है। इतना पैसा कमाने के बाद मैं वहां जंगल में पड़ा हूँ, ये मजे कर रहे हैं कम पैसे में भी। तो मैं 4-5 दिन तो फ्रस्ट्रेट था। फिर घर में शादी थी तो मैं बिजी हो गया, तो भूला था। फिर अभी रिजल्ट आया तो सुकून मिला, चलो अब जाके रिजाइन करके आना है। अदरवाइज मैं सोच रहा था नया प्रीवियस ईयर खरीदो एसएससी का, फिर 1-2 महीना वहां पढ़ो, फिर छुट्टी लेके आओ, फ्री दो, फिर मेंस लिखो, फिर अगले साल का इंतजार करो। अगर इस बार ना होता तो, क्योंकि वहां जितने बच्चे हैं 2018, 19, 20 के, इनका पहला टारगेट है कि यहाँ से निकल लो। जॉब तो इसलिए कर रहे हैं कि एक सिक्योरिटी पड़ी हुई है। हमारे यहाँ सर जॉब ना बहुत, जैसे अदर डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी एमईएस में आप 2 महीने नहीं जाओगे बिना बताए हुए, तो आपको हो सकता है नोटिस मिल जाए। बीआरओ में ये सब मतलब आपको फोन कॉल आएंगे, आप रिप्लाई कर दो तो मैनेज हो जाती हैं चीजें। सर 178 दिन एक बंदा भी गायब था, उसके बाद भी आया, डिपार्टमेंट ज्वाइन करवा लिया 2 दिन में। 178 डेज, मतलब वो सिर्फ मेल करता रहता था बस कि मुझे हेल्थ रिलेटेड इशू है, बस। तो ये दूसरे डिपार्टमेंट में चीजें नहीं मिल सकती हैं। नहीं, तो सीपीडब्ल्यूडी जो में तो अधिकतर आपको बिल्डिंग का वर्क मिलेगा। सर बिल्डिंग का हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, और जो सर बीआरओ ना, जो नीचे वाली साइटें हैं जो कंप्लीट कर दी हैं रोड, कुछ कुछ उसमें सीपीडब्ल्यूडी को मिल जा रहा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ले जा रही है, सारा काम कर रही है। इसकी सब्सिडरी है ना मिनिस्ट्री ऑफ रोड की बहुत हाँ सारी, हाँ। वो काम कर रही है ऊपर में। हम लोग और ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, बीआरओ पूरा ऊपर शिफ्ट हो रहा है, मतलब जहां और नहीं पहुंचा हुआ है लागी। जैसे मैं अभी इधर पाकिस्तान बॉर्डर बहुत पास से देख के आता हूँ, सर्वे के लिए उधर जाता हूँ, तो अब वो समझ नहीं आएंगे लोगों को। यहाँ से कारगिल क्या होता है, कारगिल सिर्फ युद्ध हुआ था वो जानते हैं, मैं कारगिल में रह रहा हूँ, श्रीनगर, लेह लद्दाख पूरा घूम रहा हूँ, यूज टू, मतलब अब उधर जाके जो 7 दिन में लोग ट्रिप पे जाते हैं, मैं वहां 2, 3, 4, 5 महीने से रह रहा हूँ, तो वो मजे नहीं ले पाएंगे। वो 7 दिन में आप कितना घूम लोगे। तो एडवांटेज भी है आपको, मतलब जहां जहां कोई नहीं जा पाएगा वहां आप चले जाओगे। सुविधाएं भी हैं, कोर्स होते हैं बहुत सारे। नहीं तो फर्स्ट पोस्टिंग बाद आपको हेडक्वार्टर्स हमारे हैं, वहां मिल सकती है पोस्टिंग। बीआरओ में इन्हीं वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप टेंशन मत लो, डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, फिर अगला अपना इम्प्रूव करते रहो। बट क्योंकि अभी नौकरियां बहुत मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे इंटरव्यू समाप्त करने का मेरा मन तो नहीं हो रहा है, बट एप्लीकेशन इजाजत दे रहा है कि अब बंद करिए, टाइम हो गया है। तो बहुत जी अच्छी जी जानकारी मिली, बहुत सारे इंटरव्यूज हमने किए हैं। जी। सैकड़ों इंटरव्यू किए हैं, लगभग 3-4 साल में मैंने बहुत इंटरव्यू किए, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का मेरा पहली बार है कि इंटरव्यू बंद करने का मन नहीं कर रहा है। ये है कि एप्लीकेशन कह रहा है कि भाई बंद करो, अब आपका टाइम ओवर हो चुका है। बाकी बहुत लगा जरूर सौरभ जी सर। आपके साथ इंटरव्यू करके। हो सकता है जब छुट्टी से आइएगा वापस सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन जरूर करने से सर। पहले, तो उधर थोड़ा सा प्रोसेस कब मुलाकात। बताइएगा, बीआरओ में रिजाइन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बाकी मैं पर्सनल कांटेक्ट में तो आपके साथ रहूंगा ही। हाँ और हाँ बाकी जी चीजें सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी बहुत कुछ यहाँ थैंक सीखने यू को सर, मिला। मजा आया आपके साथ। यस सर, मुझे भी बहुत सबसे अच्छा लगा सर आपके टॉकिंग साथ पॉइंट बात वो करके। 2.5 करोड़ वाला जो मशीन है ना, मशीन, वो हाँ वो नहीं मिलते हैं सर, कॉलेज में 2.5 करोड़ वही की चीज मशीन कह रहा नहीं हूँ ना। मिलती। मैंने नहीं अभी तक मिलती है सर। जो जितने भी मशीन देखी है, 25-30 लाख 40, एक 65 लाख की मशीन मैंने देखी थी। सर वो भी ऑस्ट्रेलिया से आई थी कैलिब्रेशन के लिए, उसके सारे साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आके हमारे साइंटिस्ट लोग हम लोग को सिखाए थे, उसके बाद वो चल रहा है। तो ये मतलब बड़े इंस्टीट्यूट आईआईटी एनआईटी के यही एडवांटेज है। जैसे मेरे साथ एक बंदा है, वो एनआईटी रुड़की से बीटेक एमटेक दोनों है, और बीआरओ में नौकरी कर रहा है। सर एन आईआईटी रुड़की से बीटेक एमटेक होने के बाद बीआरओ ज्वाइन किया, तो बंदे हम लोग उसको डेली गाली बकते रहते थे, इतना पढ़ के क्या करके आया है यहाँ पे, अभी उसको सीपीडब्ल्यूडी मिल गया है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हो, सिलेक्ट हो जा रहे हो तो बीआरओ मत जाओ। बहुत सारे लोग अभी मेरे से मिल रहे हैं कि क्या करना चाहिए सर, मुझे बीआरओ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं। ऐसी ऐसी चीजें मिलते हैं जो डिपार्टमेंट में जाके ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाती हैं। मुझे भी जब फरवरी लास्ट में जा रहा था तो -18-19 टेम्परेचर रहता था वहां पे। -18-19 फील ही नहीं समझ पाता था मैं। यहाँ से -20 की जैकेट वैकेट लेके गया, फिर वहां जाके देखा चीजें नॉर्मलाइज हो गई, फिर एक समय के बाद यूज टू हो गए हम। तो आप डिपार्टमेंट में जाओ, बीआरओ इतना बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि नौकरियां इतनी शॉर्टेज है, कोई भी स्टेट यही आ नहीं रहा है ढंग का बल्क में वैकेंसी। और एसएससी के अलावा कोई भी जेई भी ढंग का नहीं आ रहा जहां बीटेक अलाउ हो।
तो ये सब इशू है। आप अगर किसी को मिल गया है अच्छा करो, और बीआरओ अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। वहां भी लोग मोटिवेट करते हैं कि आप निकल जाओ अधिक से अधिक, और निकलते भी लोग हैं। तो तो मैं यही रहा ट्रेन है के सर टिकट उधर। कटवाऊं, साथ में चला जाए कारगिल, हम भी घुमाएं। बिल्कुल आओ सर, होता है ना, अभी तो मैं उधर 2-3 महीना रहूंगा, फिर रिजाइन डालूंगा जब तक इधर डीबी नहीं हो जाता है। तो आइए, कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है उधर कौन सा तो। महीना घूमने के लिए अच्छा होता है? ये अच्छा महीना, अभी तो टेम्परेचर उधर -7-8 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये बढ़िया है। आपको मतलब कम उलन वाले कपड़े में काम हो जाएगा। अदरवाइज जब -18-20 रहेगा ना, तो बहुत बुरा कंडीशन रहता है। ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है ना, सांस आपकी फूलने लगती है जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा भी चलोगे हेडेक होगा। इतनी कर्व वाली रोडें हैं, आप जर्नी करके आओगे 2 दिन तो ऐसे ही परेशान रहोगे। और बीपी यूपी भी अप डाउन होते रहते हैं वहां पे, चक्कर आएगा। शुरू में तो, अभी मेरे एक दोस्त के भैया गए थे घूमने के पर्पज से, 3 दिन में वापस आ गए वो। ब्रीथिंग की उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सारी चीजें हैं सर, कभी भी टाइम लगा निकाल के आओ। अदरवाइज अब तो वहाँ जो हमारे साथ में सिलेक्टेड लोग हैं, उनको बोल दिया जाएगा, तो एक दूसरे को सब कोऑर्डिनेट करते हैं। घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए ठीक है सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। ओके। फील ओके सर। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है आपके साथ इंटरव्यू वगैरह करके। बाकी 2 मिनट जी जी बाकी सर। है, इसे क्लोज करना पड़ेगा। कमेंट करो यार, किसको किसको घूमने जाना है, कारगिल सर के साथ घूमा जाएगा। और जितने बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग चला जाएगा पूरा बस करके यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत सर। धन्यवाद सौरभ जी, उधर आपका हमारे चैनल से थैंक यू सर, बच्चों को मजा गाइड आया सर। करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।